अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो वो क्यों होता है? तो आपके हिसाब से एक्चुअल रीजन क्या है लोगों का वहां शिफ्ट होने का या इन्वेस्टमेंट करने का? दिल्ली में हमारी जान बसती है अभी भी। जो भी गुड़गांव जाता है वो जरूर बोलता है कि दिल्ली दिल्ली था। पॉडकास्ट में बात करी गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे पे फोकस करके, तो कई बार ऐसा लगता है कि ना ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट्स हैं और इस वजह से एक ओवर हाइप हो गया लोगों को कि चलो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या रहने लगते हैं। तो आपके हिसाब से एक्चुअल रीजन क्या है लोगों का वहां शिफ्ट होने का या इन्वेस्टमेंट करने का? अगर आप सपोज आपका एक फिक्स्ड बजट है, आप उस बजट को लेके चल रहे हो, या आप पे डिपेंड करता है कि मुझे उस बजट में मोर स्पेस चाहिए, मैं लोकेशन प्रेफरेंस देख रहा हूँ, मैं कनेक्टिविटी ढूंढ रहा हूँ कि हाँ मेरी मेट्रो से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, इसलिए कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो ये देखो कि क्या उसका स्कोप है वहां पे। नेक्स्ट 5 years में कितनी ग्रोथ हो सकती है उस सेक्टर में, उससे आपकी प्राइसिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि फीमेल्स का रोल इस फील्ड में क्या है और क्या आगे हो सकता है? सो वेलकम बैक गाइस टू अभिषेक पीओवी पॉडकास्ट। और आपने एक चीज देखी होगी जो दिल्ली में रहते हैं जनरली लोग, के द्वारका एक्सप्रेसवे और गुड़गांव ये बहुत तेजी से रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लरिश कर रहा है। और इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए आज हमारे साथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट रूपल गांधी जी हैं। और मोस्ट वेलकम आपका सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच। तो आप रूपल, जैसे अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि इनिशियली जब कोई चीज बनी नहीं है, आप बस एक विजुअली बात कर रहे हो एक चीज की, एक प्रोजेक्ट दिखा रहे हो स्क्रीन पे कि आज से 5 साल बाद ये ऐसा दिखेगा। फॉर एन एंड यूजर जिसको चाहिए, उसके लिए शायद वो चीज उतनी रियलिस्टिक नहीं है, बट एक इन्वेस्टर को वो चीज दिखती है। मतलब एंड यूजर उसे इमेजिन ही नहीं कर पाता। इमेजिन उस लेवल पे नहीं कर पाता जब तक वो अपनी आंखों से देखता नहीं है कि हाँ ठीक है आज ये टावर स्ट्रक्चर खड़ा है, ऐसा दिखता है, मैं अब ले लेता हूँ। इन्वेस्टर उस टाइम मार्केट एंटर करता है जब उसको दिखता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट में वो पोटेंशियल है कि ये आगे बहुत मुझे अच्छा रिटर्न दे देगा। एंड यूजर जब तक आता है तब तक वो रीसेल में आ जाते हैं, तो मेन जो प्रॉफिट कमाना होता है वो इन्वेस्टर कमा जाते हैं उसमें। राइट राइट। तो मेन है कि रिस्क जिसने लिया, जिस इन्वेस्टर ने रिस्क लिया, वो उसके अंदर पैसे कमा जाएगा। बिल्कुल। पर इसमें रिस्क की अगर हम बात करें ना, तो इसमें ये होता है कि कई बार इन्वेस्टर ने मान लो कहीं अपना कोई यूनिट बुक कर दिया, बट उसे पोजेशन ही नहीं मिलती, कई कई साल डिले हो जाता है। तो उस केस में क्या सोल्यूशन होता है उसका? अभी 2016 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था रेरा का। उससे ये होता है कि जो भी बिल्डर डेवलपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, उसको सारी डिटेल्स उसको बतानी है गवर्नमेंट को कि ऐसे ऐसे मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ये उसकी स्पेसिफिकेशंस है कि इतने एरिया में। तो उसमें कोई एंड डेट भी स्पेसिफाई करते हो? बिल्कुल, वो डेट बताएगा कि मैं पोजेशन इस टाइम तक दे दूंगा, लाइक 4 years 5 years में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरा प्रोजेक्ट उस टाइम तक कंप्लीट नहीं होता है तो मैं पेनल्टी पे करूंगा टू द गवर्नमेंट एंड टू द कंज्यूमर एज वेल। तो वो भी डिफाइंड होता है उसमें? बिल्कुल। तो अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, आप बिल्कुल देखो कि वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है, और उसकी कंडीशंस जो है वो कितने साल में उनकी डेडलाइन है और कितना पेनल्टी उन्होंने उसमें मेंशन कि किया हुआ कितने है। टाइम में वो प्रोजेक्ट आपको डिलीवर कर देंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस उन्होंने वहां मेंशन करी। अगर आप रेरा की साइट पे जाओगे तो वहां पे वो सारी प्रोजेक्ट की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी वहां पे। ओके, करें ना कि जो हमारे पेरेंट्स का एक माइंडसेट होता था कि भाई जड़ से मकान होना चाहिए, अपनी एक जमीन होनी चाहिए, उसी पे ही घर होना चाहिए। पर अब जो हम लोगों की जनरेशन है उनका थोड़ा माइंडसेट अलग है। वो आपने भी अपने क्लाइंट्स में फेस किया होगा या देखा होगा। तो क्या चेंज आपको लगता है कि मिलेनियल्स और जेनजीस के माइंडसेट में आया है?
अच्छा, हम जैसे इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, हमारा यहाँ पे इतनी कोई एमेनिटीज नहीं है कि हमारे घर की सोसाइटी में हमारे पार्क होता है मैक्सिमम इफ यू सी। बट हमें अभी भी पार्किंग स्पेस का बहुत इशू है यहाँ पे दिल्ली में तो खास करके। अब हम अगर प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करते हैं ना, तो पार्किंग तो हमारी, अगर हम कुछ भी 3 BHK सपोज परचेज हाँ, कर रहे मतलब हैं, 2 या 3 पार्किंग वो आपको डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड देते ही हाँ। हैं, तो आपका पार्किंग का इशू रिजॉल्व हो गया है। उसके बाद आपको फैसिलिटीज की, एमेनिटीज की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपका स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, क्लब हाउस हो गया, क्लब हाउस फॉर ऑल योर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कह लो, के टेबल टेनिस को, सॉरी, हाँ, मतलब गेम्स हो गई सारी आपकी, टेबल टेनिस भी हो गया, स्नूकर भी आजकल लगा देते हैं, इवन आई गेस ये प्ले स्टेशंस भी कई लोग लगाने लगे, मिनी थिएटर्स वगैरह भी लगाने लगे। तो जेनजीज और ये वाली जनरेशन इसकी तरफ ज्यादा मोल्ड हो जाती है। अगर आपको पता हो, आजकल बिल्डर्स इस कॉन्सेप्ट से भी आ रहे हैं कि हमें कोवर्किंग स्पेसेस भी देनी है। जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम का बहुत ट्रेंड चल गया है, हाँ, तो घर पे बैठ के जो लोग काम नहीं काम करना, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कईयों को होता है कि नहीं हमारी फैमिली है, हम एक वो डिस्टरबेंस होती एटमॉस्फेयर, है। हाँ, वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे घर पे काम करने का, उनके लिए है कि आप अपना क्लब हाउस में, वो आपकी डेजिग्नेटेड स्पेस है, वहां जाके काम कर लो, सो दैट यू गेट दैट एनवायरनमेंट अपने आसपास। और आपका इतना आजकल अगर बिल्डर्स इतना कॉन्सेप्ट से ला रहे हैं प्रोजेक्ट्स, कि सपोज रिजॉर्ट थीम पे ला रहे हैं, बीच लिविंग का कॉन्सेप्ट आजकल स्टार्ट हो हाँ, गया मतलब ये गुड़गांव में। कि जो चीजें इंसान से ड्रीम कर सकता है वो उसको अपने घर के आसपास ही, मतलब अपने सोसाइटी में ही मिल रही। राइट। तो फिर अकॉर्डिंग टू यू, जो बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं, बिक तो वो भी रहे हैं, लोग वहां भी रह रहे हैं, और फिर एक हाई राइज अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो वहां भी लोग रह रहे हैं। तो कौन से लोग बिल्डर फ्लोर्स प्रेफर करते हैं और कौन से लोग हाई राइज प्रेफर करते हैं, और क्यों करते हैं? बिल्डर फ्लोर्स लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं जिनको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आपका हाई राइज में वो जाएंगे जिनको एमेनिटीज की तरफ उनका ज्यादा फोकस है, कि सपोज मेरी बहुत न्यूक्लियर फैमिली है, मुझे इतनी स्पेस नहीं चाहिए अभी, बट मेरा फोकस ये है कि सिंस माय चाइल्ड इज वेरी स्मॉल, आई वांट के वो एक गेटेड गेटेड सोसाइटी सोसाइटी में रहे, सिक्योरिटी पर्पज से वो चीज अच्छी रहे, उसको एक पार्क मिले खेलने के लिए, ठीक है। मेरी वाइफ को अगर वॉक पे जाना है, तो वो नीचे ही सोसाइटी में देयर इज अ ट्रैक, वहां वो वॉक करे अपना बिना आराम से। किसी टेंशन के, कोई ट्रेस पासिंग नहीं होती वहां पे। राइट राइट। और मेरे ख्याल से इसके अंदर आप जो बता रहे थे ना कि इन हाउस सर्विसेज भी अपार्टमेंट्स के अंदर रहती हैं, कि अगर इलेक्ट्रिशियन चाहिए या प्लम्बर चाहिए, वो भी सोसाइटी ही उन्हें प्रोवाइड कर देती है। दैट्स दी वेरी बेसिक। आजकल आप जो भी ये मेंटेनेंस चार्जेस पे कर रहे हो, ये उसमें होता है कि आपको इनको, दे आर अवेलेबल ऑन कॉल टू यू। ओके। स्ट्रेंज चीज ये है कि जनरली अगर हम रियल एस्टेट फील्ड में देखते हैं या प्रॉपर्टी डीलर जिन्हें हम कहते हैं, तो वो जनरली मेल डोमिनेटिंग ये सेगमेंट है पूरा। बट अब अगर हम देखें ना कुछ टाइम से, कि फीमेल्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि फीमेल्स का रोल इस फील्ड में क्या है और क्या आगे हो सकता है? मैंने भी जब एक्चुअली ये फील्ड ज्वाइन नहीं करी थी ना, मुझे भी रियलिटर का यही समझ आता था, कोई भी रियल एस्टेट ब्रोकर है ना, मैंने भी यही इमेजिन किया कि वो आदमी ही वो होता है। आदमी ही होता है जो मुझे दिखाएगा कि ये वाला घर है, ये लेना है, ठीक है, इतना उसका प्राइस है। बट आई फील कि जब एज अ फीमेल क्या होता है, आप अगर घर लेने जाते हो ना, एज अ मेल आपको ये दिखता है कि अच्छा ये नंबर्स हैं उसके, ठीक है, ये इतने का है, मुझे 5 साल बाद ये इतनी एप्रिसिएशन दे देगा, आप नंबर्स में बात करते हो। बट फॉर अ फीमेल उसके लिए एक इमोशनल एलिमेंट ज्यादा होता है कि हाँ, दिस इज माई होम, माई स्पेस, मुझे देखना है कि मेरी फैमिली यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए, अच्छे से एडजस्ट करे, मुझे क्या क्या फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है अपने घर के अंदर। तो अच्छा, वो हम एक फीमेल ज्यादा अच्छे से समझा पाती है। एग्जैक्टली उनको ये होता है कि ये मेरी स्पेस है, ठीक है। हम भी अगर कभी क्लाइंट विजिट पे जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इवन तो हमारी क्वेरी एक किसी मेल ने रेस करी है कि हमें घर चाहिए, बट द फीमेल इज ऑलवेज देयर टू सी कि अच्छा ये फैसिलिटीज आप दे रहे हो, क्योंकि बिकॉज शी इज द वन। टेक्निकली देखा जाए ना, तो मेल जनरली काम पे चले जाते, तो पीछे से तो फीमेल को ही घर पे रहना होता है।
राइट। तो उनका कंफर्ट जोन या उनको जो एमिनिटीज चाहिए, उनका डिसीजन मेकिंग आई गेस एक घर लेने में ज्यादा मैटर करती है। एग्जैक्टली। तो एज अ फीमेल कंसल्टेंट आप उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो समझाने के लिए। बिल्कुल, ये होता है कि हमें पता है कि मी ऑल्सो बीइंग अ फीमेल, मुझे पता है कि मेरे को मेरे घर में ये चीजें चाहिए, मैं उसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देख रही, मुझे उसको 5 साल बाद बेचना नहीं है, मुझे रहना है। तो क्या ये स्पेस इनफ है मेरी फैमिली के लिए, मुझे जैसे रिक्वायरमेंट्स है मैं इसको मॉडिफाई कर पाऊंगी, जो एमेनिटीज फैसिलिटीज मुझे मिल रही है वो इनफ है कि नहीं मेरी फैमिली के लिए वहां पे, कि अगर मेरा हस्बैंड सपोज अवेलेबल नहीं है वहां पे तो क्या मैं टेक केयर कर सकती हूँ सारी चीजों की उस टाइम पे वहां पे। तो ये जो रियल एस्टेट का एक टैबू है कि सिर्फ मेल डोमिनेटिंग है, तो अब आपको लगता है कि धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा ये आई फील ये हर फील्ड से अब खत्म होता जा रहा है, है? फीमेल्स आर एक्सेलिंग इन एवरी फील्ड। और ये बहुत बड़ी फील्ड है रियल एस्टेट की, अगर आपको पता हो कि जैसे अगर दुनिया में सब कुछ भी बिक रहा होता ना तो 80% वहां रियल एस्टेट है बेचने के लिए। तो जब इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा मनी इन्वॉल्व है। और इससे फीमेल अभी तक दूर थी। बिल्कुल बहुत दूर थी, क्योंकि सबको एक माइंड में ना थॉट है कि बहुत अच्छी फील्ड नहीं है फीमेल्स के लिए, बहुत सेफ नहीं है, आपके वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, आपका फैमिली थोड़ा इतना बट वर्क वो लाइफ बैलेंस नहीं टेक्निकली है। तो फिर कहीं भी नहीं है ना। अगर आप 9 to 5 जॉब एक फीमेल करती है और वो सोचे कि वो वहां सेफ है, और अगर भगवान ना करे उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होनी होगी, वो तो वहां भी हो जाएगी। तो पूरी एक फील्ड को मार्क कर देना कि नहीं ये तो मेल डोमिनेटिंग फील्ड ही है, यहाँ पे फीमेल्स का काम नहीं है। तो अब विद टाइम आई गेस मैं भी जो देखता हूँ, क्या वो चीज लोगों के माइंडसेट से चेंज हो रही है। चेंज हो रही है, मेरा खुद का भी माइंडसेट इतना चेंज हुआ है यहाँ पे आके, मतलब हर टाइप के लोग आपको हर जगह मिलते हैं, इट्स नॉट लाइक एक फील्ड स्पेसिफिक है एग्जैक्टली। कि आपको यहाँ ऐसे लोग मिलेंगे। मुझे इतने अच्छे लोग भी मिले ना रियल एस्टेट में हु हैव गाइडेड मी कि आप ये ऐसे करो ऐसे मत करो, एज मेंटोर्स इतने और अगर मैं प्रोजेक्ट्स की भी बात करूं, इतने अच्छे लोग के साथ डील कर रही हूँ मैं, दे तो आपका हेल्प यू इन अ वे। एक्सपीरियंस अच्छा रहा एज अ फीमेल रिलेटेड। मेरे हर तरह का एक्सपीरियंस रहा है, ओके। बट वन ऑब्वियसली। शुड नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। राइट राइट। पॉडकास्ट में बात करी गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे पे फोकस करके, तो कई बार ऐसा लगता है कि ना ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट्स हैं, और इस वजह से एक ओवर हाइप हो गया लोगों को कि चलो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या रहने लगते हैं। तो आपके हिसाब से एक्चुअल रीजन क्या है लोगों का वहां शिफ्ट होने का या इन्वेस्टमेंट करने का? देखो बेसिकली ये इस पे डिपेंड करता है कि अगर मैं गुड़गांव में सपोज काम कर रही हूँ, मैं डेली गुड़गांव से दिल्ली अप डाउन नहीं कर सकती, मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं 3 आवर्स का ट्रैवल करूँ। प्लस ये होता है कि दिल्ली में अब कुछ स्कोप मुझे नहीं लगता इतना बचा है कि डेवलपमेंट का, कि यहाँ पे कुछ बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स, आ हाँ। सकते हैं कि मुझे सारी फैसिलिटीज भी मिल जाए यहाँ पे। आई फील अब पार्किंग हो जाए और एक पार्क मिल जाए तो बहुत मोर देन एनफ हो जाता है। पार्किंग पे लड़ाइयां हो जाती हैं दिल्ली के अंदर। एग्जैक्टली। बट गुड़गांव में अभी, गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे में इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि आपकी बेटर लिविंग हो जाती है। लोग दिल्ली से गुड़गांव मूव ही इसीलिए कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा अपब्रिंगिंग का एटमॉस्फेयर चाहिए हमें अभी। तो इसीलिए लोग अब दिल्ली से गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे पे शिफ्ट हो रहे शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज वहाँ की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है फॉर द टाइमिंग दिल्ली के कंपैरिजन में। नो डाउट दिल्ली में हमारी जान बसती है अभी भी, जो भी गुड़गांव जाता है वो जरूर बोलता है कि दिल्ली दिल्ली था। हैं। बट इसके अंदर एक फैक्टर फिर प्राइसिंग का भी तो आ जाता है। भाई दिल्ली के अंदर अगर आप बहुत हाई एरिया में ना जाओ, अगर आप एक नॉर्मल एरिया में जाओगे तो वो भी अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है। और कंपैरेटिवली द्वारका एक्सप्रेसवे या गुड़गांव में जो नए प्रोजेक्ट हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं, हालांकि वो भी उतने सस्ते अब नहीं है, बट दिल्ली के कंपैरेटिवली फिर भी सस्ते हैं। तो क्या पैसे भी एक फैक्टर हैं लोगों का वहां शिफ्ट होने में? अगर आप सपोज आपका एक फिक्स्ड बजट है, आप उस बजट को लेके चल रहे हो, या आप पे डिपेंड करता है कि मुझे उस बजट में मोर स्पेस चाहिए, मैं लोकेशन प्रेफरेंस देख रहा हूँ, मैं कनेक्टिविटी ढूंढ रहा हूँ
कि हाँ मेरी मेट्रो से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। गुड़गांव अभी इन अ वे इस चीज में लैक करता है कि उस पे इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हाँ, है। आपको अपनी गाड़ी मस्ट है वहां पे कि होनी राइट। ही चाहिए। बट इवेंचुअली प्लान आ गया है कि गुड़गांव में भी प्रॉपर मेट्रो बन रही है। आफ्टर 3-4 years वो वहां पे आ जाएगी, तो आपकी वहां की भी कनेक्टिविटी उतनी स्मूथ हो जाएगी जितनी अभी दिल्ली में है आपकी। तो ओवर हाइप्ड नहीं है, मतलब ये अभी भी ऐसा है कि वहां पे जो अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले कई साल तक उन्हें बेनिफिट वहां पे अप्रेजल मिलता रहे। बिल्कुल मिल सकता है, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये देखना है कि क्या उस लोकेशन पे स्कोप है। मतलब मैं एक्सप्रेसवे की बात नहीं कर रही हूँ स्पेसिफिकली, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो, ये देखो कि क्या उसका स्कोप है वहां पे। नेक्स्ट 5 years में कितनी ग्रोथ हो सकती है उस सेक्टर में, उससे आपकी प्राइसिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो आई गेस हमने काफी सारी बातें रियल एस्टेट के ऊपर और स्पेसिफिकली गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपके साथ करी हैं। तो जिन भी लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा है आज और उनको ऐसा लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस हमारे से मिस हो गए और आप उनके बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चंस लिखना और पॉजिटिवली हम उसका रिप्लाई करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो हम एक और पॉडकास्ट रूपल के साथ दोबारा प्लान कर लेंगे ताकि हम उन क्वेश्चंस का भी जवाब आपको दे पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।